बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा मैं एक बार इधर ध्यान से देख लूं ताकि सारे लेक्चर में ना देखना पड़े। किसी की जरूरी बात है तो वो कर ले। अभी आपके पास 1 मिनट है। ये आप कल पार्क में भी एक लड़के को कह रहे थे। मुझे लगता है कि ये आपकी आदत है, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं। एक मिनट पूरा हो गया। 1 मिनट पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी जरूरी बात कर ली होगी। सर शुरू करते हैं। मैंने सोचा था 1 मिनट खामोशी होगी, लेकिन जैसे भी था वो 1 मिनट गुजर गया। ठीक है सर, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी कल आपको रिकॉर्ड के बारे में बताया था कि रिकॉर्ड क्या होता है, और फिर ये भी बताया कि रिकॉर्ड को किस 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 रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ठीक है, हर हेड के हिसाब से बताया। सैलरी बताया, प्रॉपर्टी बताया, बिजनेस बताया, कैपिटल गेन बताया, अदर सोर्स बताया। यस और नो? सर जी थोड़ा सा आज आगे निकलना है उस बात से, और अब बात ये करनी है कि रिकॉर्ड को रखना किधर है। असूलन तो ये बात मुझे कल कर देनी चाहिए थी, बस नहीं ज़हन में रही, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बता देता हूँ सर, रिकॉर्ड को बिजनेस का रिकॉर्ड है तो बिजनेस की जगह पे रखना है। बिजनेस का रिकॉर्ड है तो बिजनेस की जगह पे रखना है। अगर बिजनेस मल्टीपल जगहों पे है, यानी ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ, अगर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं तो फिर कहां पे रखना है जनाब? हेड ऑफिस में, प्रिंसिपल प्लेस पर। और मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं तो हेड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस पर रखना है। और दूसरे नंबर पर वो कहता है कि यहाँ हर ब्रांच का डाटा उसकी अपनी जगह पर ही रखना। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस आपके साथ पढ़ने लगा। वो कहता है taxpayer required to maintain proper books of accounts, documents and record. Income from business, books of accounts, documents and records required to be maintained by the taxpayer shall be kept at a place where the taxpayer is carrying on the business or where the business is carried on in more than one places. पहला कहाँ पे रखें? जहां पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा जगह है तो प्रिंसिपल प्लेस पे यानी हेड ऑफिस में, या सेपरेटली मेंटेन करें हर ब्रांच पर उसका रिक्वायर्ड डाटा, उसका रिकॉर्ड। ठीक हो गया मेरा भाई? तो बिस्मिल्लाह। जी अब बेहतर हो गया भाई। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की इनकम है तो डाटा कहां पे रखना है? मैंने 3 बातें आपको बताई। बात नंबर 1,
हमने डाटा मेंटेन करना है और अपना डाटा बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर रखना है। अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हेड ऑफिस में रखना है। तीसरे नंबर पे क्या बात बताई थी? हाँ, अलहदा अलहदा अपना अपना डाटा अपनी अपनी ब्रांच पे रखें, ये भी हो सकता है। सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देन बिजनेस। अदर देन बिजनेस सर, अदर देन बिजनेस क्या रह गया फिर? सैलरी रह गया, प्रॉपर्टी रह गया, अदर सोर्स रह गया, कैपिटल गेन रह गया। अपने घर में रखें। रिकॉर्ड किधर रखना है? अपने घर में रखें। अगर इसके अलावा और कहीं रखना है तो बता दें कि भाई मैंने फलां जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। वेयर अ पर्सन डिराइव्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सोर्स अदर देन बिजनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड shall be kept at a person's place of residence or other place as declared by such person. Place or places where the books of accounts, documents and records are kept shall be clearly stated on the tax return form in a column requiring the details of to be maintained. सर वो कहता है आपने बुक्स अकाउंट जहाँ पे रखी हुई है उसको प्रॉपर्ली कैप्ट करें और रिटर्न में क्लियरली लिखें कि मैंने रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किया हुआ है। ये बात क्लियरली लिख दें कि मैंने रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किया हुआ है। आगे चलते हैं यार। जी, अगर डेट्स वाली बात, 5 ईयर और 1 ईयर वाली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको क्रैम करने से बात नहीं बनेगी, वो कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को समझ आ गई थी। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वो डेट वाली बात अगर नहीं समझ आई तो वो याद कर लें, क्रैम कर लें। सर क्रैम करने से बात नहीं बनेगी, उसको लॉजिकली समझे। जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट पास हुई वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, और जिस साल लेटेस्ट या अमेंडेड असेसमेंट पास हुई वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर। एनी गल है यार, और ये बात समझने की है, ये बात सिर्फ क्रैम वाली नहीं है। ठीक हो गया भाई? ले जनाब। सर हमारा अगली बात जो हमने आज करनी है वो है ऑडिट की। यहाँ सेशन में बात शुरू होनी थी, वो तो कल वाली एक बात रह गई थी। सर ऑडिट क्या है? बेसिकली ऑडिट कहते हैं डिटेल में चेक करने को। मैंने आपको जब रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ाया तो वहां पे बताया कि मैंने रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ाया तो वहां पे आपको बताया कि रिटर्न फाइल करनी थी। फिर उसके बाद अगला असेसमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने कहा कि जब रिटर्न फाइल होती है तो समझा जाता है कि कमिश्नर ने उसको चेक कर लिया। अगर कमिश्नर चाहे तो इसका ऑडिट भी कर सकता है, यानी डिटेल में चेक भी कर सकता है। याद है? और यस और नो? सर जी वो वाला ऑडिट, यानी वो वाली डिटेल में चेकिंग, उसको ऑडिट कहते हैं। ठीक हो गया? जरा देखिए, कमिश्नर रिकॉर्ड कॉल कर सकता है। कमिश्नर में कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, कमिश्नर में call for any record or document including books of accounts maintained under the ordinance from conducting audit of the income tax affairs of the company. आगे चलते हैं जी। सेटल हो गए आप लोग? शाबाश। कमिश्नर रिकॉर्ड ऑडिट का ऑडिट पढ़े हम। पेज नंबर बताइएगा जरा। 295 में किताब साहब निकाल लें ताकि पढ़ने वाले बने। पेज 295, पेज 295 पर हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, और ऑडिट में लिखा हुआ है कि ऑडिट करने के लिए कमिश्नर क्या करेगा? जिस बंदे के बारे में दिल चाह रहा है उसका रिकॉर्ड कॉल करे,
डॉक्यूमेंट उसके मंगवा ले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख ले और उसका ऑडिट कर ले। ऑडिट करने के लिए रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या है, मंगवा ले और उसको डिटेल में चेक कर ले, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर तो हार्ड फॉर्म में है, अगर तो रिकॉर्ड फाइल में महफूज है, हार्ड फॉर्म में का मतलब है प्रिंटेड फॉर्म में है, तो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड मंगवाए और उसको देखें। और अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, बल्कि प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो किस फॉर्म में है, सॉफ्ट में है, पीडीएफ में है, लैपटॉप में है, तो क्या करे सर, उस कमिश्नर को एक्सेस दे, उस कमिश्नर को एक्सेस दे दे कि जनाब आप मेरा लैपटॉप देख लें, या आपको मैं ये डाटा यूएसबी में दे देता हूँ, या आपको मैं ईमेल कर देता हूँ। उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर है तो मशीन की एक्सेस दे दे। Where such record or document have been kept on electronic data, the person shall allow access to the commissioner or authorized officer by commissioner for use of machine software on which such data is kept. सर कमिश्नर पिछले 6 साल में से किसी साल का ऑडिट भी कर सकता है। मैंने कल आपको एक बात पढ़ाई थी, रिकॉर्ड कितने अरसे का मेंटेन करना, 6 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना। हाँ जी, इसीलिए 6 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करने की वजह भी यही है, चूंकि कमिश्नर जो है वो 6 साल में से किसी साल का ऑडिट जो है वो कॉल कर सकता है, रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, डॉक्यूमेंट कर सकता है, ऑडिट कंडक्ट कर सकता है और रिकॉर्ड कॉल कर सकता है। याद रखिएगा, जो वर्ब साथ लगने हैं, ऑडिट कंडक्ट होता है और रिकॉर्ड कॉल होती है। सर अब जाहिर बात है, कमिश्नर ने बंदे से 15-20 डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, वो चेक करने लगा है, तो चेक करने के बाद आखिर तो वो भी कोई निचोड़, कोई रिपोर्ट, कोई इंफॉर्मेशन देगा ना कि मैंने चेक करके नतीजा क्या निकाला। वो कहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द कमिश्नर में, if considered necessary, after obtaining taxpayer explanation on all the issues raised in the audit, issue an audit report containing audit observation and finding. सर ऑडिट की कंप्लीशन के बाद कमिश्नर को अगर जरूरी लगे, आफ्टर obtaining taxpayer explanation on all the issues raised in the audit, issue an audit report containing audit observation and finding. Containing audit observation and findings. Even if a person has been audited in a year, shall not prevent him from being audited again in the next and following years where there are reasonable grounds for such audit. वो कहता है even if a person has been audited in a year. सर अगर एक बंदा साल में एक बार ऑडिट हो गया हुआ है, तो क्या वो अगले साल दोबारा ऑडिट होगा और उससे अगले साल दोबारा ऑडिट हो सकता है? वो कहता है अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ऑडिट करने के तो बिल्कुल ऑडिट हो सकता है। सर ये सारे ऑडिट कौन करेगा? क्या कमिश्नर साहब खुद करेंगे? तो इसका जवाब है कमिश्नर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। Board may appoint a person, a firm of CA or CMA to conduct an audit of the income tax affairs of any person or class of person, and the scope of such audit shall be as determined by the board or the commissioner. Board appoint करेगा firm of CA या CMA to conduct an audit of the income tax affairs of the person or a class of persons, and the scope of such audit shall be as determined by the board or the commission. ऑडिट के लिए देखें, कमिश्नर जब चाहे ऑडिट कर सकता है ना। कमिश्नर के पास असेसमेंट ऑर्डर आया, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया और कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर के बाद दोबारा भी असेस करने के लिए ऑडिट कर सकता है, और असेसमेंट ऑर्डर से देने से पहले जब रिटर्न फाइल हुई तब भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है,
कमिश्नर को कोई वजह नहीं चाहिए ऑडिट करने की, लेकिन होता ही है कि 1 साल अगर ऑडिट हो जाए तो नॉर्मली पहले ये होता था कि 3 साल बाद ही ऑडिट होगा, यानी 1 साल ऑडिट हो गया तो अगले 2 साल ऑडिट नहीं होगा। अब उसने असल में इसको खत्म किया कि 3 साल नहीं, अब 1 साल ऑडिट हो गया तो अगले साल दोबारा ऑडिट भी हो सकता है। इस सेक्शन का बैकग्राउंड ये है कि पहले ये लिखा हुआ था कि 3 साल में एक बार ऑडिट हो सकता है। अब वो कहता है अगले साल भी ऑडिट हो सकता है और उससे अगले साल भी ऑडिट हो सकता है। अगर कमिश्नर समझे कि ऑडिट करना है तो वो करे। Board may appoint a firm of C or CMA to conduct an audit of the income tax affairs of the person or class of persons, and the scope of such audit shall be as determined by the board or the commission. Where the person fails to produce any account, document, record required to be maintained for audit or determination of income and tax due thereon, the commissioner may make best judgment assessment. सर ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन अभी थोड़ी देर में दोबारा रिपीट भी हो रही। अच्छा, अगर कोई बंदा फेल हो गया कि वो अकाउंट प्रोड्यूस नहीं कर सका, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, where a person fails to produce any accounts, documents and records required to be maintained for audit or determination of income and tax due on, the commissioner may make best judgment assessment. सर जी ये बात आपको पहले भी पढ़ाई थी, और चैप्टर नंबर 15 में शुरू में जब आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पढ़ाया था तो उस वक्त आपको ये बात पढ़ाई थी कि जनाब अगर कमिश्नर के कहने पर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, वेल स्टेटमेंट फाइल नहीं की, और तीसरे नंबर पे सर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स, रिपोर्ट, स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कमिश्नर ने आपको कहा और आप वो फाइल नहीं कर सके तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। यही बात की थी ना सर, यहां पर भी बिल्कुल वही बात है। उस वहां पर भी ये लिखा हुआ था, वहां पर ये वाला जुमला, ये वाली बात भी लिखी हुई थी। ये सीए और सीएमए फर्म ने अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में कहा और आप नहीं प्रोवाइड कर सके तो भी कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। सर वही बात असल में, वो बात असल में यहां से आई है कि जनाब कोई भी बंदा जिसके बारे में हमने, जिसे कहा कि जनाब अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करे, किसने कहा सर? ऑडिट कर रहा था सीए फर्म या सीएमए फर्म, इन्होंने कहा। तो सीए या सीएमए फर्म ने ऑडिट करने को कहा और ऑडिट हो गया। ऑडिट होते हुए उन्होंने कहा जी फला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, टैक्स पेयर ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो कमिश्नर फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। यही बात पढ़ाई थी ना सर, वो बात यहां पर भी ऐसे ही है। सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पर ऑडिट करने वाला ऑडिट सीए फर्म या सीएमए फर्म है, बाकी बात वही लिखी हुई है। फिर पढ़िए, where a person failed to produce any accounts, documents, records required to be maintained for audit or determination of income and tax due thereon, the commissioner may make best judgment assessment, and the assessment already treated is treated to be of on the basis of return or revised return by the taxpayer shall be of no legal effect. ये बात भी पहले पढ़ी थी कि इससे पहले जो रिटर्न फाइल की थी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। सर जी फिर बोलता हूँ, फिर सुनिए। कमिश्नर ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने को कहा, वो डॉक्यूमेंट्स टैक्स पेयर ने प्रोवाइड नहीं किए, तो कमिश्नर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से असेसमेंट ऑर्डर दे देगा और इससे पहले जो रिटर्न फाइल की गई होगी वो क्या होगी? शैल वी हैव नो लीगल इफेक्ट। ये बात आपने कब पढ़ी? बेस्ट जजमेंट में। यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है सर जी? यही बात लिखी हुई है भैया, यही बात लिखी हुई यहाँ पे भी। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि अगर कमिश्नर ने, अगर ऑडिट करने के लिए सीए फर्म थी या सीएमए फर्म थी और उन्होंने कहा, उन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए
और वो डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड, टैक्स पेयर प्रोवाइड नहीं कर सका वो अकाउंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स और वो रिकॉर्ड, तो फिर क्या होगा? फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देगा कमिश्नर। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन देगा? कमिश्नर सर। और जो इससे पहले असेसमेंट दी हुई होगी, असेसमेंट ऑर्डर दिया हुआ होगा रिटर्न की बेस पे या रिवाइज रिटर्न की बेस पे, उसका कोई लीगल इफेक्ट। सर इतनी सी बात थी सर, समझ आ गई? यस और नो? सर ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरियल बेंचमार्क। सर व्हाट इज सेक्टोरियल बेंचमार्क? सर सेक्टोरियल का लफ्ज सेक्टर से निकला है। सेक्टर, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, एक सीमेंट सेक्टर है, एक बैंकिंग सेक्टर है, एक इंश्योरेंस सेक्टर है, एक टेक्सटाइल सेक्टर है, एक एजुकेशन सेक्टर है। सर जी एक आईटी का सेक्टर है, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स होते हैं, स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स होते हैं। क्या? मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर का नेट प्रॉफिट होता है 40% सेल का, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट होता है 30% सेल का, शुगर इंडस्ट्री का बेंच नेट प्रॉफिट होता है 25%। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया यार, नॉर्मली एवरेज सारी कंपनीज की एवरेज लेके गया, इतना इनका प्रॉफिट होता है। वो कहता है अगर आपने इंफॉर्मेशन पूरी ना दी, अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की, तो जो कमिश्नर है वो क्या करेगा? वो सेक्टोरियल बेंचमार्क की बेसिस पे आपकी इनकम असेस करके उस पर टैक्स लगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सेक्टोरियल बेंचमार्क यानी एक शुगर मिल वाला जो है उसने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, कमिश्नर वहां पे गया, उसने असेस की कि इसकी सेल होगी 100 मिलियन की, इस बेस पे उसने हिसाब लगाया कि इसका प्रॉफिट होगा 25 मिलियन का, इसको कहा उसने टैक्सेबल इनकम रेट अप्लाई किया तो टैक्स निकाल लिया लेट से 2.5 मिलियन। सर सेक्टोरियल बेंचमार्क की बेस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। सर पढ़िएगा, वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इज अनएबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन regarding the defects in record, document or book, it shall be construed that the taxable income has not been। सर उसने रिकॉर्ड नहीं दिया, हम समझेंगे कि जो टैक्सेबल इनकम उसने डिक्लेयर किया है वो क्या है? वो गलत है, वो ठीक नहीं। और द कमिश्नर शैल डिटरमिन टैक्सेबल इनकम on the basis of sectorial benchmark ratio prescribed by the board. It shall be construed that the taxable income has not been correctly declared, and the commissioner shall determine taxable income on the basis of sectorial benchmark ratios prescribed by the। सर जी बात समझ में आ रही? यस और नो? सर सेक्टोरियल बेंचमार्क क्या है? स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशियोज notified by the board on the basis of comparative cases and includes financial ratios, production ratios, gross profit ratios, net profit ratios, recovery ratios, wastage ratios, and such other ratios in respect of such sector as may be prescribed। सर स्टैंडर्ड रेशियोज कुछ डिसाइड हुई होती हैं जो कंपैरेटिव बेसिस पे की जाती है, वो सेक्टर, इसको सेक्टोरियल बेंचमार्क रेशियोज कहा जाता है। वो कहता है अगर आपने डाटा नहीं दिया तो कमिश्नर सेक्टोरियल बेंचमार्क्स की बेस पर आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा, और जो टैक्सेबल इनकम आपने खुद पहले शो किया और डिक्लेयर किया है, कमिश्नर उसको नहीं माने। सर स्पेशल ऑडिट पैनल, अगर कोई कंपनी बड़ी है और एक बंदे का काम नहीं है तो फिर उसके लिए क्या होता है? बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी स्पेशल ऑडिट पैनल as may be required to conduct an audit।
बोर्ड अपॉइंट करेगा as many special audit panel as may be required to conduct an audit, including a forensic audit of the income tax affairs of the person. Board appoint करता है as many special audit panel as may be required to conduct an audit, including forensic audit of the income tax affairs. सर बोर्ड स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंट कर देता है और अब स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंट कर सकता है ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। फोरेंसिक ऑडिट पता क्या होता है? फ्रॉड को पकड़ने के लिए जो ऑडिट होता है उसे फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं। ऑडिट टू डिटेक्ट फ्रॉड इज फोरेंसिक ऑडिट। हर ऑडिट में ये देख रहे होते हैं नहीं देख रहे थे, हर ऑडिट में ये नहीं देख रहे थे। इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट मुख्तलिफ है, फ्रॉड का ऑडिट मुख्तलिफ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मुख्तलिफ है। जो हम ऑडिट पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, वो इन दोनों से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, आपका कैफ 8 है, इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। सर board may appoint as many special audit panel as may be required to conduct an audit, including a forensic audit of the income tax affairs of any person or class of person, and the scope of such audit shall be as determined by the board or the commission. The panel shall comprise of any 2 or more members from the officer, inland revenue, firm of CO, CMA, any other person as directed by the board. The panel headed by a chairman who shall be an officer of inland revenue. इस पैनल को हेड कौन कर रहा होगा? चेयरमैन कर रहा होगा जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होगा। सर पैनल में 2 या 2 से ज्यादा बंदे टैक्स के होंगे, टैक्स डिपार्टमेंट के होंगे और सीओ सीएमए की फर्म होगी और वो बंदे होंगे जिसको बोर्ड कह दे। सर लेकिन याद रखिएगा टैक्स के मामलात में लीडिंग पोजीशन पे टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको असिस्ट करता है, लीडिंग रोल उसका नहीं होता। ऑडिट के मामलात में लीडिंग रोल टैक्स वाले का होता है, सॉरी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। ठीक है सर, द पैनल हेडेड बाय द चेयरमैन हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। पैनल को हेड कौन करेगा? चेयरमैन करेगा जो कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का। The power of the purpose of conducting an audit shall only be exercised by officer in inland revenue who is a member of the panel and authorized by the commission. Sir, powers for the purpose of conducting an audit को exercise कौन करेगा? ऑफिसर इनलैंड। साजी जो चेयरमैन है, जो बड़ा बंदा है उनमें वही करेगा ना, वो मेंबर ऑफ पैनल भी होगा और उसको कमिश्नर ने ऑथराइज भी किया होगा। सर ये वाली बात जरा पढ़ें जुमला, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया, क्या वही है? Where a person failed to produce an account document record required to maintain for the purpose of audit or determination of income and tax due, the commissioner may proceed to best judgment assessment, and the assessment already made or treated to have been made on the basis of return or revised return by the taxpayer shall be of no legal effect. ये लाइन दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए जी। इनके चूसे गए खून सारों के, इनमें दम नहीं है। एक गिलास पानी पिला दें, खून छोड़े आप पानी पिला दें काफी है। सर आगे चलते हैं। If any member of the panel other than chairman is absent from conducting an audit, the audit conducted by the special audit panel shall not be invalid or be called into question merely on account of such absence. वो कहता है चेयरमैन अगर मौजूद नहीं है तो जो प्रोसीडिंग हुई वो सारी इनवैलिड है, लेकिन चेयरमैन के अलावा अगर कोई दूसरा बंदा मौजूद नहीं है तो जो प्रोसीडिंग हुई वो वैलिड समझी जाएगी। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब स्पेशल ऑडिट पैनल में उस दिन नहीं आए तो जो प्रोसीडिंग होगी
वो वैलिड होगी। हाँ, वो जो चेयरमैन था टैक्स वाला बंदा, वो अगर नहीं आया तो फिर जो प्रोसीडिंग होगी वो वैलिड नहीं समझी जाएगी। Functions performed by the officer inland revenue as member of special audit panel to conduct audit shall be treated to be performed by special audit panel. Function performed by the officer inland revenue as member of special audit panel to conduct audit shall be treated to be performed by special audit panel. जो भी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू एज मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल किया समझा जाएगा वो किसने किया है, स्पेशल ऑडिट पैनल ने किया। बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ द स्पेशल ऑडिट पैनल। बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा मोड मैनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। सर आई कैब के पास पेपर्स हैं, अभी पिछली क्लास में मैंने ये सारे करवाए हैं, जो कंक्लूजन है आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। अमेंडमेंट इन असेसमेंट सबसे ज्यादा बार ये है, खास तौर पे इस पे टाइम वाली बात कि कब तक अमेंडमेंट की जा सकती है। दो बार आपके पास आ चुका है प्रोविजनल असेसमेंट। उसने पूछा कंसील्ड एसेट क्या है और ये प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में बात की। इसके अंदर से टाइम वाली बात और डेफिनेट इंफॉर्मेशन वाली बात, ये दो बातें आ चुकी। इंपॉर्टेंट में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इंपॉर्टेंट। ऑडिट स्पेशल ऑडिट पैनल और लास्ट में रिकॉर्ड्स। कभी उसने 5 लाख तक की इनकम वाले का रिकॉर्ड पूछा है, कभी उसने मैन्युफैक्चरर का रिकॉर्ड पूछा है जिसकी इनकम जिसका टर्नओवर 2.5 मिलियन से ज्यादा है। सारा चैप्टर ही हो गया ना, यही मैं भी बताना चाह रहा हूं कि एक बार तसल्ली से ये चैप्टर पूरा तैयार करें। आप अपने पास पेपर को देख के ये असेस नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे एक एरिया में से ही बार बार आ रहा है। जैसे चैप्टर 3 के बाद मैंने कहा था यार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में से ही हमेशा आया है, यहां पे ऐसे नहीं है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अमेंडमेंट इन असेसमेंट, रिकॉर्ड्स के एरिया से 2-3 बार सवाल आ चुका है आपका। बेस्ट जजमेंट सॉरी ऑडिट और स्पेशल ऑडिट पैनल के हवाले से सवाल आ चुका है। चलो जी, सैलरी प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, सर ये रिकॉर्ड का सवाल है। ये अमेंडमेंट इन असेसमेंट का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कब तक अमेंडमेंट हो सकती है? सर आपको पहले बताया 5 साल टैक्स ईयर खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, या अमेंडेड असेसमेंट के जिस साल की गई वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर। ये वाला सवाल आया हुआ है। कंसील्ड एसेट क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट वाला सवाल आया हुआ है। और कब तक असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं, ये वाला सवाल आया हुआ है। फिर
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिकॉर्ड में से सवाल आया हुआ है, स्पेशल ऑडिट पैनल का सवाल भी आया हुआ है और ये रिकॉर्ड का सवाल भी आया हुआ है सर। ऑटम 19 में स्प्रिंग 20 में देखें, कंसील्ड एसेट वाला सवाल आया हुआ है, वही प्रोविजनल असेसमेंट। स्प्रिंग 21 में देखें, फिर रिकॉर्ड का सवाल आया हुआ है, ये अटेम्प्ट ड्यू है इस चैप्टर की, ठीक है। स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 21 और इस अटेम्प्ट में इसमें से सवाल आना चाहिए वैसे। आगे चलते हैं, देख लो ध्यान से, स्प्रिंग एक 19 है, एक 20 है जी, 21 भी है। तो आ सकता है, इसमें क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा यार, आप लोग भी बर्दाश्त करें, ठीक है। मुझे तो आदत है, लेकिन आप लोगों को नहीं बुरा लगता कि यार कुछ फाड़ के नु मार दी, ये स्यापा मुके गल है। मैं तो आगे चलते हैं सर। यार बड़ा अच्छा सवाल किया टेस्ट का, बिल्कुल टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट है। चैप्टर ये ना 16 चैप्टर कंप्लीट करके फिर 14, 15, 16 तीनों का इकट्ठा टेस्ट होगा, साथ के साथ तैयार करते रहे सर। बात पता क्या है, आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ कि यार अगर आप इस वक्त को पुराना लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो वो छोड़ दो, ये करो साथ तैयार। मतलब अगर इस वक्त ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसमें से सवाल आना है और आप अपना चैप्टर 6 तैयार कर रहे हो, तो भाई वो तो पुराना हो गया, बाद में कर लेना। तो जो इस वक्त चल रहा है चैप्टर, उसको तैयार कर लो। मैं इसीलिए ही वो कह रहा हूँ आप लोगों को इसको तैयार कीजिए सर। चैप्टर नंबर डेफिनेट इंफॉर्मेशन, फर्दर अमेंडमेंट करने की पावर, फिर वो दोबारा सवाल अमेंडमेंट इन असेसमेंट में से आया सर जी। चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें ये था, थोड़ा सा हमने चैप्टर 16 आज डिस्कस करना है जो हमारा। बस आपको ये बात बताता चलूं कि इसको साथ के साथ तैयार करते रहे। चैप्टर 16 के बाद इंशाल्लाह 14, 15, 16 का एक ग्रैंड टेस्ट होना है। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम की है टू मेक श्योर कि हम जो है वो सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट करें। और ये कि थोड़ा थोड़ा आपको करा रहा हूँ, ये नहीं कि 3 दिन में ज्यादा सारा पढ़ा के और अगले दिन टेस्ट रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहे हैं ताकि आप लोग साथ के साथ तैयार करें। बस आप तैयार करते रहे, इंशाल्लाह चैप्टर 14, 15, 16 का इकट्ठा टेस्ट प्लान है। आज थर्सडे है ना, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टेस्ट होगा जी। जी मंडे वाले दिन आपका टैक्स का भी टेस्ट है सर। मैं आपको 4 दिन पहले बता रहा हूँ। और चलो हम देख लेते हैं, ट्यूसडे में कोई इतराज तो नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन देख। सॉरी, सेकंड और थर्ड चैप्टर का भी टेस्ट ड्यू है, यस। चलो अभी फिलहाल ये जो टेस्ट चल रहे हैं ना, ये वाला दे दें। मैं आप लोगों के वो मिड के चक्कर में मिड को डिले करके वो जिस तरह ब्रेक किया था उस वजह से हम रूटीन से आउट हो गए थे। नहीं तो एक मिड देता तो ये सारे चैप्टर अंदर ही कवर हो जाने थे। तो मैंने आप लोगों की साइड पे पॉजिटिवली सोचते हुए वो वाले चैप्टर एरियाज के चैप्टर नहीं हुए। लेकिन एक चीज आपको बताता चलूंगा, ये सेशन एंड पर रिवीजन सेशन के साथ टेस्ट होने ही हैं, वहां पर भी टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो टेस्ट होने हैं, उसके बाद वहां पर भी टेस्ट होंगे। और वहां पर हम सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड करके 5 टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट भी अपनी जगह पे इंशाल्लाह वो भी हो रहे होंगे।
लेकिन वो सिलेबस कंप्लीशन के टाइम रिवीजन की बात है। सर अपील क्या होती है? अपील मोस्ट अपील, सर जी अपील सुन लीजिए। टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, टैक्स पेयर ने तो कुछ नहीं किया लेकिन कमिश्नर ने असेसमेंट को अमेंड कर दिया। टैक्स पेयर को ये बात पसंद नहीं आई तो कमिश्नर क्या कर सकता है? अपील दे सकता है, अपील कर सकता है कमिश्नर की अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के अगेंस्ट। दूसरे नंबर पे मैंने आपको 2 जगहों पे अपील की बात पढ़ाई। जब मैंने कहा था असेसमेंट ऑर्डर देगा और 4 बातें करेगा। पहली बात क्या थी? टैक्सेबल इनकम कितनी है। दूसरी बात क्या थी? टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तीसरी बात क्या थी? टैक्स पेड कितना है। चौथी बात क्या थी? मोड, मैनर एंड प्लेस ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। ये बात मैंने आपको 2 जगहों पे पढ़ाई है। एक बार तब पढ़ाई थी, आप लोगों को तो याद है ना कब कब पढ़ाई है? एक बार तब पढ़ाई थी जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पढ़ाई थी। ये पिछले 2 दिनों की बात ही है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पढ़ाई थी। सर ये चीजें जेहन में नहीं रहती। मैं भी नहीं हर रोज कहता कि यार नाल ना याद कर लो। ये चीजें जेहन में नहीं रहती, मुझे पता है नहीं रहती। मैंने आपको जब से चैप्टर 14 पढ़ाना शुरू किया यार, सर साथ साथ याद कर लो, साथ साथ याद कर लो। मुझे अंदाजा है कि ये जो बात अभी मैंने कही है, आप में से 5% बच्चे नहीं है जिनके जेहन में है कि ये बस सर ने कहाँ कहाँ पढ़ाई है। लेकिन समहाउ मैं अपने तौर पे कोशिश ही कर सकता हूँ और आपको नसीहत ही कर सकता हूँ। सर जब असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं तब भी कमिश्नर नोटिस देता है और उसमें कहते हैं आप अपील कर सकते हैं। जब असेसमेंट को अमेंड किया जाता है तब भी कमिश्नर नोटिस देता है कि आप अपील कर सकते हैं। कमिश्नर नोटिस देता है, असेसमेंट ऑर्डर देता है और आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं। तो भैया अपील बेसिकली होती क्या है? जब टैक्स पेयर और कमिश्नर की सेटलमेंट नहीं हुई, लड़ाई हो गई, इतराज हो गया, टैक्स पेयर नहीं मान रहा, तो टैक्स पेयर के पास एक लास्ट ऑप्शन ये होती है कि वो अपील दायर कर दे। सर ये अपील कब दायर की जा सकती है? अच्छा मिसाल लीजिए, टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा कराई, कमिश्नर ने उस बेस पे असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, तो अपील दायर हो सकती है? नहीं हो सकती। यार खुद ही तो रिटर्न जमा कराई, अब अपील क्यों जमा करा रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है? टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा कराई, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, टैक्स पेयर ने रिटर्न को रिवाइज किया, कमिश्नर ने उस बेस पे असेसमेंट को अमेंड कर दिया। कोई अपील दायर करने की जरूरत नहीं यार। अगर बात टैक्स पेयर की मानी जा रही है तो फिर किस चीज की अपील? अपील तो तब दायर करेंगे जब टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा कराई, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर दिया खुद ही, टैक्स पेयर की रिवीजन के जवाब में नहीं। टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज नहीं की थी कि कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड करता, कमिश्नर ने खुद असेसमेंट को अमेंड कर दिया। टैक्स पेयर इस अमेंडमेंट से राजी नहीं है, अपील जमा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में टैक्स पेयर ने चीजें प्रोवाइड नहीं की थी, रिटर्न फाइल नहीं की थी, वेल स्टेटमेंट जमा नहीं कराई थी, डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर रिपोर्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की थी, तो कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की थी। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट टैक्स पेयर को पसंद नहीं आई थी। अब टैक्स पेयर का और कमिश्नर का क्या हो गया है? डिसएग्रीमेंट हो गया। सर उस मौके पर टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होती है कि वो अपील दायर करे। जब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो टैक्स पेयर रिटर्न अपील नहीं दायर करेगा। टैक्स पेयर ये डिसएग्रीमेंट की वजह से ही होता है सर। और ये मेनली इसमें जो इश्यू होता है वो क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी के हवाले से होता है।
Usually an agreement is reached and in most cases disputes are settled at taxation office. There may be disagreement over facts, figures or interpretation of laws. To resolve such disagreement, laws lays down the procedure which give taxpayer right to appeal against the commissioner appeal, and if the taxpayer or the tax collector are not satisfied with the appellate order of the commissioner appeal, further right of appeal before appellate tribunal. सर अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए ओवर द फैक्ट्स फिगर और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, टू रिजॉल्व सच disagreement, laws lay down the procedure which give taxpayer right of appeal before the commissioner appeal. सर अपील किसके सामने करनी, किसको अपील करनी है, कमिश्नर अपील को. ये लफ्ज पहले भी आया 2-3 बार. सर यहां पर अब मैंने आपको समझाना है कि में कमिश्नर अपील कौन होता है. कमिश्नर अपील कमिश्नरों में बड़ा कमिश्नर होता है, बड़ा कमिश्नर होता है, सीनियर कमिश्नर होता है, जिसका काम ही अपील्स को डील करना होता है, जिसका काम ही अपील्स को डील करना होता है. तो इसका नाम ही कमिश्नर अपील रख दिया. सर समझ आ रही है, अपीलों वाला कमिश्नर, यानी ये क्या करता है, ये अपील्स को डील करता है. सर there may be disagreement over facts, figures or interpretation of law. To resolve such disagreement, law lays down the procedure which give taxpayer right of appeal against the commissioner appeal, and if the taxpayer or the tax collector are not satisfied with the appellate order of the commissioner appeal, further right of appeal before appellate tribunal. सर वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकता है अगर कमिश्नर अपील से राजी नहीं हुआ. सर अगला सवाल ये पैदा होता है, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास चला गया फिर भी राजी नहीं हुआ, हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला गया फिर भी राजी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा. यानी किस किस बंदे को अपना काम सुना सकता है, कमिश्नर अपील को, नहीं राजी हुआ एपलेट ट्रिब्यूनल को, नहीं खुश हुआ हाई कोर्ट को, नहीं पर खुश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फाइनल होता है. इन सारे लोगों के पास एक तरतीब से जाना है, लेकिन एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. और ये लफ्ज भी काफी बार आपके पास आया है, एपलेट ट्रिब्यूनल की बात भी काफी बार आई है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात भी काफी बार ये लफ्ज आया है. सर इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में ये सारा कुछ देखना. एक सिर्फ ये पढ़ लें आज की आखिरी बात कि अपील क्यों दायर की जाती है. सर जी आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात है यार. आज तो आप लोग भी मुझे लड़कियों हो गए टक्कर के. आपने टाइम ले लिया ये बात सोचने में, ठीक है, अपना ख्याल रखिए. सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू एन अपील, circumstances giving rise to an appeal may include a best judgment assessment based on any available information. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब हो तब अपील किस किस मौके पर अपील दायर करनी, जब कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट अपील दी तब अपील दायर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दी तब अपील दायर करनी है, जब अमेंडमेंट की असेसमेंट में तब अपील दायर करनी है. An order holding an individual personally liable to pay the amount of tax. An order holding an individual personally liable to pay the amount of tax which was required to be collected or deducted by him or her, or having collected or deducted fails to pay the amount as required by law. Sir, an order holding an individual personally liable to pay the amount of tax which was required to be collected or deducted by him or her, or having collected or deducted fails to pay the same as required by law.
सर जी मेरे पास, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे पास एक बंदा काम करता है, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, मुझे 1 लाख पूरा देना चाहिए था, ये टैक्स काट के देनी चाहिए, टैक्स काट के 90,000 पे करना चाहिए था ना, मैंने लाख पूरा पे कर दिया। अब इंडिविजुअल को मुझे लायबल ठहराया गया है कि तुमने टैक्स नहीं काटा, अब उसका टैक्स तुम जमा कराओ। क्यों? मैं तो इस बात पे राजी नहीं हूं। मैं क्या करूंगा? मैं अपील करूंगा। सर अगर किसी इंडिविजुअल को पर्सनली लायबल ठहराया गया है टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स which was required to be collected or deducted by him or her, or having collected or deducted fails to pay the same as required by law. An order declaring or treating a person as a representative of a non-resident person. An order declaring or treating a person as a resident of, मैं एक फ्रेंच कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं वहां पे नौकरी करता हूँ, उन लोगों ने उस कंपनी से रिलेटेड नोटिस भी मुझे भेजे हैं। क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैं नौकरी करता हूँ, मेरा इतना ही काम है, मैं उस इदारे का रिप्रेजेंटेटिव। सर अगर मुझे ट्रीट किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं इसके खिलाफ भी क्या कर सकता हूँ? अपील कर सकता हूँ। सर अगर एक ऑर्डर जिसमें मिस्टेक को ठीक करने से, रेक्टिफाई करने से इनकार कर दिया, तो भी मैं अपील कर सकता हूँ। सर अपील करते हुए भी मुसीबत वही है, क्या बोला? टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, अगर टैक्स लायबिलिटी कम हुई तो अपील नहीं की जाती। और कल वाली बात आपके ज़हन में है कि असल में एक ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी होती है, ओरिजिनल असेसमेंट होती है, टैक्स लायबिलिटी कभी उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ही होगी। तो अब एक बंदा अपील क्यों करेगा? क्योंकि अमेंडेड असेसमेंट में लायबिलिटी ज्यादा थी, उसको कम करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल से कम तो कभी भी हो ही नहीं सकती। सर एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट ऑफ रिड्यूसिंग अ रिफंड। सर अपील तभी की जाएगी जिससे जब टैक्स बढ़ रहा होगा या रिफंड क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, यानी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बढ़ ही होगी। सर मैंने आज आपको, ये अब कल करा दूंगा, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? अपील क्या होती है, और मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया ऑडिट, स्पेशल ऑडिट पैनल, पास पेपर्स, अपील क्या होती है, अपील कब की जा सकती है, अपील किस किस को की जा सकती है। सर ये सारी बातें मैंने बताई। टेस्ट के बारे में, टेस्ट किस दिन होगा इसके बारे में आपसे मैं फिर दोबारा बात कर लूंगा। टेस्ट का डे फाइनल नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज इस चीज को मेक श्योर करें कि 14, 15, 16 जिसमें से 12 से 15 मार्क्स का पेपर आना है, उसका टेस्ट होगा और लाजमी होगा। साथ के साथ तैयार जरूर कीजिए और ध्यान में रखिए कि इसका टेस्ट होना है, डेट और डे फाइनल हो जाएगा। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप तैयारी साथ रखें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।